लिखे आप क्वेश्चन नंबर 12, 6, 12 और 18 में देखिए सबसे पहले आया 12वां क्वेश्चन, छठा भी ऐसा ही है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और कोण में कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इस क्वेश्चन का इंटीग्रल करने के लिए भाई आप देख पा रहे हैं यहाँ कि जो अंश है, न्यूमरेटर जो है उसकी पावर ज्यादा दिखाई दे रही, जबकि आपको क्या लिखवाया था कि अगर पावर इक्वल हो तो भी भाग करेंगे और ज्यादा है तो करनी है भाग, ऐसे ही बताया था। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम भाग देने, तो भाग देने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। मैं उम्मीद करता हूं कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से भाग देनी आती होगी सभी को। भाग देने के लिए सबसे पहले इनको सही ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो दिखे हैं ऑलरेडी। फिर भाग देने के लिए सबसे बड़ी पावर में ऐसा टेबल चलाओ ताकि इधर सबसे बड़ी पावर के इक्वल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में एक्स का टेबल चला दो ताकि एक्स क्यूब हो जाए, तो जितना टेबल चलता है उतने की मल्टीप्लाई होती है एक्स क्यूब और माइनस एक्स, उसके बाद माइनस प्लस, ऐसे साइन चेंज होते हैं, याद है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स और एक्स 2x प्लस, तो कितना आ गया इसके बदले भाई, एक्स तो बिल्कुल अलग से अलग आ गया, एक्स तो अलग से अलग आ गया बिल्कुल। चलो और प्लस इधर कितना आएगा 2x प्लस 1 और पूरे के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप क्या कर दो भाई, इंटीग्रल बोथ साइड। जब आप इंटीग्रल करेंगे तो इधर वाला इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा, आई नहीं होगा, इधर इंटीग्रल लगाओ तो अलग अलग एक्स डी एक्स प्लस इसको अलग लगेगा इंटीग्रल, नहीं लगेगा इधर इंटीग्रल। तो इधर कितना आ गया, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख दोगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 dx। इधर x का इंटीग्रल कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको आप क्या मान ले, I1। तो I1 जब आप इसको मान लेंगे तो कौन से फॉर्मूले पहुंच जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट मेथड से होगा, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आपको 18वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 18वां क्वेश्चन भी थोड़ा है ही, 18वां शायद वीडियो में पुरानी है नहीं है, पक्का 18वां से करना। अगर आपको 18 जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन में 2-3 पॉइंट नीचे लिखवाए थे तुम्हें। तो उन पॉइंट में ये बताया गया था कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कहीं बहुत सारी जगह आ जाए तो उसकी जगह आप क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने को। लेकिन यहाँ एक बात विशेष याद रखना, ये जो एक्स स्क्वायर बराबर वाई रख रहे हैं आप या टी रख रहे हैं आप, ये इंटीग्रल की सुविधा के लिए नहीं रख रहे। किसकी सुविधा के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन को आसान करने के लिए। समझ गए आप लोग। क्योंकि अगर मैं वाई रखता हूं तो पावर कम होगी तो कोफिशिएंट भी कम आएंगे भाई। अगर इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या आएगा, एक्स प्लस बी नहीं आएगा, और इस एक्स स्क्वायर के बदले क्या आएगा, सी एक्स प्लस बी। तो 4 इक्वेशन नहीं बढ़ेंगी, बढ़ा नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो एक्स स्क्वायर बराबर वाई रख रहे हैं किसकी सुविधा के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए आप यहाँ अवकलन नहीं करेंगे, कब यहाँ अवकलन करने बैठ जाओ, समझ गए। क्योंकि यहाँ जो पार्शियल फ्रैक्शन है, चौक से बचा कर रखना, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसकी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो क्वेश्चन है 18वां, ये किस फॉर्म में आ गया, y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब भी समझ आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन था आपका जो हमें करना था, इंटीग्रल dx। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले ऊपर भी क्या दिखाई दे रही, y की 2 पावर और नीचे भी y की 2 पावर। तो सेम पावर होने पे क्या होती है, भाग। इसमें दोनों तीनों तरीके एक साथ हैं। अरे भाई एक बात बताओ, ऊपर और नीचे y की पावर सेम नहीं हो रही, तो सेम होने पे क्या बताया अभी तुम्हें, पहले भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए इनकी गुणा करेंगे पहले। तो क्या लिखूं इसको मैं, y की इधर गुणा करी y² प्लस 3y प्लस 2 आ जाएगा डायरेक्टली। नीचे कितना आएगा, y² प्लस 7y प्लस 12। मुझे लग रहा है ये आएगा शायद, ये कुछ और आएगा। चलो अब इसकी भाग करेंगे हम यहाँ। तो भाग करने के लिए y² प्लस 7y प्लस 12 से भाग करेंगे y² प्लस 3y प्लस 2 को। अरे भाग कैसे होती है भाई, कितनी बार चलेगा टेबल, 1 टाइम ओनली। तो जब 1 टाइम टेबल चला तो सेम आ गया y² प्लस 7y प्लस 12। सबके चिन्ह बदल जाते हैं। और यहाँ देखते हो 3y 7y कितना आ जाता है, -4y। यहाँ कितना आएगा, -10। ओके, तो ये क्वेश्चन काहे के बराबर आ गया आपका। इसका मतलब क्वेश्चन जो आया, आप क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, अर्थात आपका जो क्वेश्चन था y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1 तो बिल्कुल अलग से अलग। ऊपर कितना बचा, -4y -10 अपॉन नीचे क्या आएगा, यही चुका तो। और इसको मैं ये नहीं लिख सकता, y प्लस 3y प्लस 4 नहीं लिख सकता भाई इसको मैं। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ये क्या आएगी, इक्वेशन ए। अब इसका इंटीग्रल 1 का तो आसानी से हो जाएगा। अब इधर का इंटीग्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हमने काय में कन्वर्ट करा, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने, बदल दो भाई। तो -4y -10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस 3 और b अपॉन y प्लस 4। इसको हमने क्या ले लिया भाई, इक्वेशन बी, क्योंकि इसको इक्वेशन मानते हैं ना कुछ ना कुछ। तो अब कितना आया इसके बाद, अब इसके बाद इसको आप लिखेंगे -4y -10 इज इक्वल टू y प्लस 3 y प्लस 4 इज इक्वल टू। अब इधर की तरफ क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। y प्लस 3 y प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास a इंटू वाई प्लस 4 b इंटू वाई प्लस 3। समझ में आ रही है कि बात। तो कौन से मेथड पे है ये, फर्स्ट मेथड। तो क्या फर्स्ट मेथड में शॉर्टकट तरीका चल सकता है, चल सकता है। शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, y प्लस 3 बराबर 0 कहाँ रखने पर, अंश में। ऐसे रखते थे। तो y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया भाई, -3 रखो। -4 इंटू -3 -10 इज इक्वल टू a इंटू वाई की वैल्यू क्या रखी भाई, -3 प्लस 4 और आगे का पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। क्लियर है। तो यहाँ आ गया आपके पास 4 या 12 10, मुझे लग रहा 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आप क्या करते हैं दूसरे पार्ट के लिए, y प्लस 4 बराबर 0 अंश में रखने पर। अरे याद तो आ रहा तरीका, जिन्हें भी तो नहीं लग रहा है। तो y प्लस 4 को 0 रखो आप, तो y बराबर -4 रखो भाई, y बराबर -4। तो -4 16 -10, और a वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और b वाले में कितना आ जाएगा मुझे लग रहा, -1। तो 16 से 10 गया 6, और b बराबर आ गया आपके पास -6। दोनों मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण b में रखने पर रखो भाई b में। तो जब आप b में मान रखते हो, तो ये है आपकी b। तो b के अकॉर्डिंग
-4y -10 अपॉन y + 3y + 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, तो a की वैल्यू क्या रख दिया आपने 2 अपॉन y + 3 और -6 अपॉन y + 4। समझ गए होंगे यहां तक की बात सभी। अब इस वैल्यू को उठा के कहां रख दो a में, ये थी एक स्टेप बाय स्टेप आएगा ना वापस हम, तो इसको उठा के कहां रख दिया समीकरण a में। जब आप a में रखेंगे a ये थी भाई, तो a जब ये थी तो a क्या थी y + 1 y + 2 y + 3 y + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन y + 3 -6 अपॉन y + 4। समझ गए होंगे बात। अब क्या करें, इंटीग्रल बोथ साइड। जब आप इधर इंटीग्रल लगाएंगे तो ये तो पुनः आई हो जाएगा भाई, ये तो था ही, और इधर इंटीग्रल लगाएंगे, इंटीग्रल कितना आ गया 1 dx, और y का मान भी रख दो साथ साथ 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² + 3 dx माइनस 6 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² + 4 dx। क्या आप कर सकते हो, अब भी कुछ दिक्कत है क्या, तो ऑफ 1 अपॉन x की पावर 4 को मैं अगर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, लिख दिया। अब क्या करा आपने, I बराबर इंटीग्रल ऑफ a² - b²। तो इसको आप जोड़ दें एक बार, तो कितना आएगा x² + 1 x² - 1 इंटू dx। I बराबर इंटीग्रल ऑफ x² - 1 को आप क्या लिख देंगे x - 1 x + 1 x² + 1 इंटू dx। अब क्या दिक्कत है, कैसे कन्वर्ट होगा a अपॉन x - 1 b अपॉन x + 1 वेरी गुड cx + d अपॉन x², और लॉन्ग वाले मेथड से ना कि शॉर्ट वाले मेथड से। ठीक है, शॉर्ट वाला फेल हो जाएगा। इसके बाद आप मेरे से पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 जैसा एक और भी होगा शायद इसमें, कहीं मैं भी बताऊंगा आपको। हाँ 16 जैसा 21 तो नहीं है। 16 में इसने कहा है I बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x की पावर n + 1 इंटू dx। यही है भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा सी समस्या है। क्या समस्या है, एक तो आप इंटीग्रल करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आगे जितने भी मेथड आ रहे हैं, पुराने मेथड को आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नए चाहे जितने आ रहे, पुराने आपके एज इट इज काम करेंगे। यहां अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग करने की चेष्टा करेंगे तो इसको तो आप क्या लिख देंगे a अपॉन x, लेकिन यहाँ x² नहीं है। x² होता तभी तो bx + c लिखते हैं, लेकिन यहाँ कितना है x, तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मानते हो कि माना x की पावर n = t, देखो पहले यार, तो जब आप x की पावर n को t मानोगे तो उसके बाद क्या करोगे भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ गया n x की पावर n - 1 और dt अपॉन भाई t मानने की तो कुछ शर्त थी। क्या शर्त थी, अवकलन होना चाहिए। तो अवकलन में कांस्टेंट की तो कोई टेंशन नहीं है, तो कहीं भी फिट हो जाएगा, लेकिन x की पावर n - 1 तो होना चाहिए था, है नहीं। तो हमने क्या करा, अंश व हर में x की पावर n - 1 की गुणा कर दी। कुछ दिक्कत तो नहीं आई, तो आपने यहां लिखा अंश व हर में x की पावर n - 1 से गुणा करने पर। जब आप ऐसी गुणा करते हो तो ऐसी गुणा करने से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाता है, x की पावर n - 1 dx और पूरे के अपॉन में x की पावर n - 1 इंटू x की पावर n हो जाएगा। तो गुणा में घाती जुड़ती है, और अंदर कितना आ गया x की पावर n प्लस। समझ में आ रही है बात सबको।
अरे भाई x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x पर n नहीं होगा क्या। और जब आप अवकलन कर रहे हो यहाँ, तो यहाँ से कंप्लीट मान निकाल लो। किस किस का कंप्लीट मान निकालोगे, x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन एन, मान रखने। तो जब आप मान रखते हो तो आई बराबर इंटीग्रल ऑफ इस पूरे का कंप्लीट मान कितना है, dt अपॉन एन, और नीचे कितना कितना आ गया, t और t प्लस 1। अब क्या करें, कांस्टेंट पार्ट बाहर लिख दें, 1 अपॉन एन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब कहां से होगा क्वेश्चन, सीमा पार्सल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्सल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। और है देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, जब आपको इंटीग्रल पढ़ाया गया तो मैंने आपको बताया था कि भाई नए फॉर्मूले जितने भी हैं वो जब आएंगे तब उनको माने आप कि नए फॉर्मूले, अन्यथा जितना पढ़ाया जा रहा माने कि उतना ही होता है, ठीक है। अब उससे पहले आपको दो फलनों की गुणा सिखाई गई। अब आगे तो अब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन f1x f2x, अगर गुणा में आ गए तो इनका इंटीग्रल कैसे है। देखिए, अगर दो फलन गुणा में है तो उनका इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो ऐसे रहेगा, पहला फलन एज इट इज, यानी f1x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, इंटीग्रल ऑफ f2x dx, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ f1x, दूसरे का समाकलन इंटीग्रल ऑफ f2x dx। कर दोगे इतना काम, और जब पूरा आ जाए इस पूरे का पुनः समाकलन, याद हो जाएगा फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर आप मान लो पहला फलन, इसको आप मान ले अगर दूसरा फलन, तो इसको आप हिंदी में याद कर सकते हैं, क्या, पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का, और पहले का अवकलन थोड़ा ही था, पहला चुका तो था बस पहला फलन, पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन, और जो कैलकुलेट करके आए उसका समाकलन। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ शर्तें हैं, ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब आप अवकलन करते थे तो वहां तो कोई कंडीशन नहीं थी, अवकलन में तो किसी को पहला मान लो, किसी को दूसरा मान लो, कोई टेंशन नहीं। यहां थोड़ी सी शर्तें हैं, यहां आप चेक करो कि पहला फलन या तो जुकातु है या पहले का क्या है अवकलन, दूसरा फलन दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरे का, वो बाद में समाकलन पूरे का होना अलग चीज है। तो यानी यहां आप विशेष ध्यान रखेंगे कि x की पावर n को अधिकांश प्रथम फलन मानते। क्यों मानते हैं x की पावर n को प्रथम फलन? देखो बच्चों, x की पावर n का मतलब x स्क्वायर ऐसा है। अगर आप x स्क्वायर को पहला फलन मानोगे तो अवकलन क्या आएगा, 2x, यानी घात कम हो रही, कम होगा तभी तो हल होगा प्रश्न। अगर आप इसको दूसरा मान लो तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3, घात बढ़ गई, दोबारा फिर समाकलन, फिर घात बढ़ गई, तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए आप क्या करते हैं, x की पावर n को मोस्टली, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा कि हमेशा मानते हैं, हमेशा नहीं मैंने लिखा, मैंने लिखा अधिकांश, अधिकतर, मोस्ट, ठीक है। अब कुछ
दूसरा फलन किसे मानते हैं भाई? अब दूसरे फलन में क्या हो रहा? समाकलन नहीं हो रहा। अब दूसरा फलन किसे मानेंगे? दूसरा फलन ऐसा हो जिसका समाकलन आसानी से हो जाए। भाई तुम जानते हो कि समाकलन के थोड़े से फॉर्मूले कम हैं, ये तो जानते हो तुम लोग। तो मान लो दूसरा फलन log x आ गया, सपोज करो, समझो बात। मान लो कहीं लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन i बराबर इंटीग्रल ऑफ x की पावर 5 इंटू log x dx। तो क्या आप दूसरे फलन को log x मान लोगे? log x का इंटीग्रल होता है कुछ, क्या होता है log x का इंटीग्रल? log x का इंटीग्रल होता है? नहीं होता log x का इंटीग्रल। तो क्या आप log x को दूसरा फलन मान लोगे? ऐसा दूसरा फलन log x मानोगे और फॉर्मूले में आप मान रखोगे, तो फॉर्मूला क्या कहेगा? इसका इंटीग्रल कर, और तुम वहां लिख दोगे 1/x, जबकि log x का अवकलन होता है 1/x, ना कि इंटीग्रल। गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया। तो दूसरा फलन कैसा मानेंगे? आसानी से हो सके। अब लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो वहां तो परेशानी का विषय बन गया, नहीं बन गया? तो अब यहां नियम को लचीला, थोड़ा सा लचीला। अब इस कंडीशन में क्या है? x की पावर n हुआ दूसरा फलन हुआ, इसको पहला, ठीक है। अगर दूसरा फलन ऐसा फंस गया, यदि दूसरे फलन का समाकलन आसानी से न हो, भाई log x का समाकलन आसानी से तो नहीं हो रहा, तब ऐसी स्थिति में देखो, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में x की पावर n को दूसरा फलन माना जाता है। समझ गए भाई? अगर स्थिति ऐसी आ जाए तो आप दूसरा फलन किसको मानोगे फिर? x की पावर n। ठीक है जी, आगे बढ़ो। यहां तक की बात तो सब समझ गए होंगे। अब एक कंडीशन हो रहा है, मान लो कहीं लिखा हुआ आ गया इंटीग्रल ऑफ log x dx कि आप log x का समाकलन करें, तो क्या log x का समाकलन होता है? तो करना तो पड़ेगा। तो अगर कहीं एक ही फलन आ गया और उसका समाकलन करने को आ गया और समाकलन उसका होता नहीं, तो उसकी गुणा में क्या लगा दो? 1। और 1 को क्या मानो? दूसरा, क्योंकि 1 को अगर पहला मान लोगे तो पहला मानेंगे तो अवकलन, पहले का तो अवकलन होता है सूत्र में, और अवकलन 0, गड़बड़ नहीं जाएगा। तो चौथी शर्त क्या हुई? यदि एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन ना हो रहा हो, देखो देखो, यदि एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन ना हो रहा हो, तो उसकी गुणा में 1 लिखकर, तो उसकी गुणा में क्या लिखकर? 1, और 1 को क्या मानकर? दूसरा फलन मानकर समाकलन किया जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात सबकी समझ आ गई होगी। देखो क्वेश्चन, और भाई देखो, रोज कुछ ना कुछ ये भी बताया था आपको, अतिरिक्त फॉर्मूले, अतिरिक्त बातें आएंगी, बताया था ना। तो वो अतिरिक्त बातें क्या है, उनके लिए रजिस्टर अलग से बना रखा, नहीं बनाया तो बना देना, तुम्हारी सुविधा। मान लो चलो यही क्वेश्चन है, इसी को करते हैं पहले। तो log x को क्या मान लिया आपने? फर्स्ट फलन, और 1 को क्या मान लिया आपने? सेकंड। लगाओ वही फॉर्मूला, पहला फलन जुगा तू, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का अवकलन dy dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, और ब्रैकेट 1, और पूरे का क्या कर दिया आपने?
ठीक है, क्लियर है? ये तो है करूंगा, करो भाई जरा इसका इंटीग्रल। तो log x 1 का इंटीग्रल क्या है? x माइनस इंटीग्रल का निशान है ही, अब ब्रैकेट के अंदर की कार्रवाई को पहले क्या है? log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन और 1 का इंटीग्रल x से x कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास x log x माइनस क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? हर पार 1, तो 1 का क्या करना पड़ेगा अब? इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होगा? x और प्लस c। तो यानी log x का जो समाकलन है वो कितना होगा? x log x माइनस x प्लस c। समझ में आ गई होगी बात? तो अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूँ एक आध। भाई इसके जो उदाहरण है शुरू के वो आपको करने हैं। अब ना तो यहाँ दो फलों की गुणा लग रही कहीं दो फलों की गुणा है, लेकिन मैंने आपको इंटीग्रल में एक बात बताई है, पहले भी बताई, आज फिर से बता रहा हूं कि आप सबसे पहले पुराने तरीकों को मत भूलें। बताया ना? तो आप इसमें पहले पुराना कोई तरीका फिट करें। हाँ हाँ हाँ, इसमें आप एक काम करें, आई बराबर इसको आप कैसे लिख लें? x कोस इनवर्स x और 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। पुराने तरीके क्या कहते थे भाई अकबाल? कि आप ऐसी फंक्शन को t माने जिसका अवकलन, तो किसको t मानू यहां मैं? माना, बोलो किसको t मानू? कोस इनवर्स x इक्वल टू t। नहीं है इसका अवकलन। क्या होता है कोस इनवर्स x का अवकलन? सीमा -1/√1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक हो गया? अब कंप्लीट मान किस किस का निकाल लें? बोलो 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt। अब आप लिखे मान रखने पर, जरा भाई मान रखना समझ लो ऐसी। तो आई बराबर इंटीग्रल ऑफ, देखो भाई इस पूरे के बदले तो क्या आ गया? माइनस dt। और कोस इनवर्स x के बदले क्या आ गया? रह गया कौन? x। x के बदले क्या आ जाएगा? कोस t। नहीं हो सकता ऐसा? ठीक नहीं है? तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? इंटीग्रल ऑफ माइनस t कोस t dt। तो क्या बनेगी? दो फलों की गुणा। और दो फलों की गुणा पहला किसे मानेंगे? यहाँ x की पावर n। तो x की पावर n के हिसाब से किसको मानना चाहिए? t को। t की पावर 1 है। तो अब आप क्या लिखे हैं? आई बराबर, अरे यार माइनस आ गया बाहर, लेकिन अब इससे बचने के लिए आप एक बड़ा ब्रैकेट लगाएं। तो क्या करें भाई? बोलो। पहला फलन जुगा दो, दूसरे का इंटीग्रल। तो कोस टी का इंटीग्रल क्या होता है? करते डायरेक्ट अब माइनस इंटीग्रल का साइन और ब्रैकेट ऐसे ही करते थे। पहले का अवकलन क्या आ गया? 1, दूसरे का समाकलन, कोस टी का समाकलन साइन टी, ब्रैकेट बंद, और यहाँ क्या लगाया? dt, और बाहर के माइनस से बचने के लिए बड़ा ब्रैकेट का यूज हम कर रहे हैं। ठीक होगी बात? तो बाहर वाला माइनस को अंदर ले आए हो, बाहर वाले माइनस को अंदर ले आए हो, तो कितना आ गया? बोलो। माइनस के t साइन t माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रल ऑफ साइन t। इंटीग्रल ऑफ साइन t क्या हो जाएगा? माइनस कोस t प्लस। अब आप क्या रख देंगे यहाँ? t का मान रखने पर। अब देखो t का मान रखने में भी कुछ बातें हैं। t का मान कैसे रखेंगे उसका भी एक तरीका है। देखो बच्चों, अगर तुम t का मान यहाँ डायरेक्ट रखें तो उसमें उम्मीद है गलतियां हो सकती है। देखो t का मान कैसे रखेंगे? t का मान है कितना भाई? कोस इनवर्स x बराबर t। x बराबर क्या है? कोस t।
तो यानी जहां आपको cos t दिखाई दे रहा वहां तो आप क्या रख दोगे फटाक से, तो रखो मान I बराबर माइनस टी, टी के बदले क्या रखोगे आप, कोस इनवर्स एक्स। भाई टी के बदले क्या रखा आपने, कोस इनवर्स एक्स। अब आगे क्या आ गया, साइन टी, तो साइन टी की दिक्कत नहीं होगी यार, साइन टी का तो मान नहीं है। इसका एक शर्त है, क्या, आप 11वीं के इनवर्स पे पहुंच जाओ, तो 11वीं का इनवर्स क्या कहता है, साइन टी क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर टी। तो इसके बदले कितना आ गया, √1 माइनस टी स्क्वायर। नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा बात भाई। अगर मैं साइन टी को क्या रख दू, √1 माइनस कोस स्क्वायर टी, तो 1 माइनस कोस टी का मान कितना मेरे पास, एक्स स्क्वायर, √1 माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और माइनस कोस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और प्लस सी, दिस इज द। अब आप थोड़ा सा इसको चाहो ठीक ठाक करके लिख दो। अब ठीक ठाक कैसे करोगे आप इसको, I बराबर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द। ये ध्यान रहे, जहां आपको मान रखना पड़ जाए